नमस्कार। भारत इस वक्त एक बहुत बड़े एलपीजी संकट से गुजर रहा है। तो आज हम सिर्फ हेडलाइन से आगे जाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी पूरी कहानी क्या है और असली वजह क्या है। बात सिर्फ संकट की नहीं है, ये एक मानवीय त्रासदी है। कुछ लोगों के लिए एक गैस सिलेंडर का इंतजार जानलेवा साबित हो रहा है। जैसे कि 66 साल के भूषण कुमार मित्तल की ये कहानी। पंजाब में सिर्फ एक सिलेंडर के लिए लाइन में खड़े थे और वहीं उनकी जान चली गई। और सोचिए, ये कोई एक मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश में 75 साल के मुख्तार अंसारी के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। ये कहानियां हमें बताती हैं कि ये संकट कितना बड़ा है और लोगों पर इसका क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए अब इस पूरे मामले के सबसे बड़े पहलू पर आते हैं। मतलब जो असल में हो रहा है और जो सरकार बता रही है, उसमें जमीन आसमान का फर्क क्यों है। देखिए, एक ही संकट की दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ वो हकीकत है जो लोग सड़कों पर झेल रहे हैं और दूसरी तरफ है सरकार का आधिकारिक बयान। और कमाल की बात यह है कि इन दोनों का आपस में कोई मेल ही नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर चल क्या रहा है। तो ये संकट आखिर शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ें एक जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट में हैं। एक ऐसी जगह जो भारत की एनर्जी सप्लाई की सबसे बड़ी और शायद सबसे खतरनाक कमजोरी है। 3.1 करोड़ मीट्रिक टन। जी हाँ, इतनी एलपीजी भारत हर साल इस्तेमाल करता है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जरूरत कितनी ज्यादा है। और यहीं पर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। हम अपनी जरूरत का 60% यानी आधे से भी ज्यादा बाहर के देशों से मंगाते हैं। ये एक बहुत बड़ी निर्भरता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये जो 60% हम इंपोर्ट करते हैं ना, उसका भी 90% हिस्सा सिर्फ एक ही बहुत ही संकरे समुद्री रास्ते से आता है। और यही है संकट की फौरी वजह। हजारों किलोमीटर दूर ईरान में एक संघर्ष शुरू हुआ, जिसकी वजह से ये रास्ता, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, बंद हो गया। और इसका सीधा असर भारत के करोड़ों घरों के किचन पर पड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सारा दोष इस बाहरी संघर्ष पर डाल सकते हैं, या फिर असल समस्या कहीं और ज्यादा गहरी है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि चेतावनी के संकेत महीनों पहले से मिल रहे थे। इसी साल जनवरी से ही एक्सपर्ट्स इस खतरे के बारे में आगाह कर रहे थे। लेकिन ऐसा लगता है कि तैयारी करने के जो जरूरी मौके थे, वो कहीं ना कहीं गंवा दिए गए। और अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। भारत के पास जो स्ट्रेटेजिक मतलब आपातकाल के लिए जो एलपीजी रिजर्व है, वो देश के 48 घंटे की जरूरत भी पूरी नहीं कर सकता। जी सही सुना, हमारे पास 2 दिन से भी कम का बफर स्टॉक है। तो यहाँ जो बात कही जा रही है वो ये है कि ये सिर्फ एक बुरी किस्मत का मामला नहीं है, बल्कि ये प्लानिंग और दूरदर्शिता की एक बड़ी नाकामी है। देखिए, उज्ज्वला योजना से करोड़ों नए कनेक्शन तो दिए गए, लेकिन सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाने पर उतना ध्यान नहीं दिया गया और इसी वजह से आज देश के पास कोई ठोस बैकअप प्लान नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आगे क्या होगा? ये संकट खत्म कब और कैसे होगा? लोगों को अगला सिलेंडर मिलेगा कब? देखिए, इस मुश्किल से निकलने के कुछ रास्ते तो हैं, लेकिन उनमें से कोई भी फौरन राहत देने वाला नहीं है। जो अमेरिका या नॉर्वे से इमरजेंसी सप्लाई आ भी रही है, वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। एक शिपमेंट से सिर्फ एक दिन का काम चलेगा। तो जो सबसे रियलिस्टिक अंदाजा है वो यही है कि ये किल्लत कम से कम 4 से 8 हफ्ते और रहने वाली है। तो जब तक सरकार कोई बड़ा समाधान नहीं निकालती, लोग अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं? आइए कुछ कदमों पर नजर डालते हैं जो इस मुश्किल वक्त में थोड़ी मदद कर सकते हैं। लेकिन हमें ये भी मानना होगा कि ये समाधान हर किसी के लिए नहीं है। खासकर गांव देहात में, जहां बिजली का ही कोई भरोसा नहीं, वहां इंडक्शन कुकर या दूसरे विकल्प कैसे काम करेंगे? और इस तरह हम घूमकर वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने ये बात शुरू की थी। इस पूरे संकट की सबसे दुखद तस्वीर यही है। वो महिलाएं जिन्हें सालों की मेहनत के बाद उज्ज्वला योजना के तहत चूल्हे के धुएं से आज़ादी मिली थी, आज वो वापस मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाने के लिए मजबूर हैं। असल में इस पॉलिसी की नाकामी की सबसे बड़ी कीमत वही चुका रही हैं। और आखिर में एक सवाल जो सोचना जरूरी है कि जब किसी संकट का अंदेशा पहले से हो, तो उसकी तैयारी में हुई चूक की जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है?